हेलो एवरीवन। अभी तक हम जानते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसका मतलब है कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इस सेशन में हम पोजीशन में चेंज और ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड स्कूल के बाद दौड़ते हुए आइसक्रीम पार्लर गए। आपने ये 800 मीटर्स लंबा रास्ता लिया, लेकिन आपके दोस्त ने ये 500 मीटर्स लंबा वाला रास्ता लिया। एक पाथ के अलोंग हम जितनी लेंथ कवर करते हैं उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपने 800 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, जबकि आपके दोस्त ने 500 मीटर्स किया। इस केस में हमने देखा कि सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच ट्रैवल करने के लिए हम अलग अलग पाथ चुन सकते हैं। इसलिए सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं वो अलग अलग हो सकता है। मतलब कि डिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा पाथ चूज करते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात यह है कि हालांकि आपने और आपके फ्रेंड ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, पर आप दोनों अभी सेम लोकेशन पर हो, जो आपकी स्कूल से 200 मीटर्स दूर है। और इस क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो तो डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ के इक्वल होता है। और हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। इस केस में आपके और आपके फ्रेंड का डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर्स नॉर्थ में है। यहाँ 200 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि आपकी फाइनल पोजीशन आपकी इनिशियल पोजीशन से 200 मीटर्स दूर नॉर्थ डायरेक्शन में है। डिस्टेंस की तरह डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है कि आप स्कूल से आइसक्रीम पार्लर जाने में 500 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करो, या फिर 800 मीटर्स, या फिर 1000 मीटर्स, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 200 मीटर्स नॉर्थ ही होगा। तो किसी भी दो लोकेशन के बीच में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो ये पाथ पे डिपेंड करता है, पर डिस्प्लेसमेंट बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ग्रेट, अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों से फेमिलियर हो गए हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं जाओ तो कंपेयर करने की कोशिश करना कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन पर पोजीशन लोकेट करने से हमारी लाइफ सिंपल हो जाती है। हम इन दोनों डायरेक्शंस को इजीली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से दिखा सकते हैं। तो देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एक कार जो इनिशियली 3 मीटर पर थी -4 मीटर तक मूव करती है। तो कार ने टोटल 3 मीटर्स प्लस 4 मीटर्स यानी 7 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहोगे? वेल, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो हम इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से सबट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो कि -4 - 3 इक्वल टू -7 है। और यहाँ 7 डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, जबकि माइनस साइन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस केस में लेफ्ट साइड में है। किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव वैल्यू बताती है कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट साइड है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव वैल्यू ये बताती है कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के राइट साइड में है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इस केस में मोशन का पाथ स्ट्रेट लाइन है जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जॉइन करती है। बट अगर कार टर्न होके वापस पॉइंट सी और पोजीशन -1 पर आ गई तो क्या होगा? कार पॉइंट ए से पॉइंट सी तक इस पाथ से ट्रैवल करती है। तो कार टोटल 7 मीटर प्लस 3 मीटर यानी कि टोटल 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। क्या आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बता सकते हो? अब कार की फाइनल पोजीशन C है और इनिशियल पोजीशन A है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, which is equal to -1 - 3, that is -4.
इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम है। अगर कार वापस पॉइंट ए पर जाती है तो क्या होगा? अब डिस्टेंस की वैल्यू होगी 7 मीटर प्लस 7 मीटर जो कि इक्वल है 14 मीटर्स के। क्या आप अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बता सकते हो? यस, इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 या फिर नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन उसका डिस्टेंस हमेशा नॉन जीरो होगा। इन सारे केसेस में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम या उसके इक्वल होगा। आइए एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए कि एक एथलीट एक 400 मीटर ट्रैक पर दौड़ रहा है। एक राउंड के कंप्लीट होने के बाद आप इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कह सकते हो? वेल, एक राउंड के बाद वो टोटल 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगी। हर राउंड के कंप्लीट होने के बाद उसका डिस्टेंस तो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो आप कभी भी अगर रनिंग के लिए जाओ तो अपने दोस्तों को बताना कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ना कि आपका डिस्प्लेसमेंट। आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंसेस रिकॉल करते हैं। हमने सीखा कि डिस्टेंस किसी पाथ के अलोंग हमने जितना लेंथ कवर किया है उसके इक्वल होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में जितना चेंज हुआ है उसके इक्वल होता है। हमने देखा कि डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ से इंडिपेंडेंट होता है और बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। हमने ये भी देखा कि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। और फाइनली हमने देखा कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या उसके इक्वल होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम या उसके इक्वल होती है। आगे हम सीखेंगे कि मोशन को मेजर कैसे किया जा सकता है और हम ये मेजर कर पाएंगे कि कोई कार एग्जैक्टली कितना फास्ट और कितनी स्लो रन कर रही है। पर तब तक आप अपने आसपास की मूविंग चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए। Keep